नमस्कार पशुपालक मित्रों। मैं डॉक्टर सनी प्रजापति, फील्ड टेक्निकल मैनेजर, महसाणा, गुजरात। आज हम चर्चा करेंगे फॉलिक्यूलर डायनेमिक्स के बारे में। तो आज हम क्या सीखेंगे? हम ये जानेंगे कि फॉलिकल क्या होता है, फॉलिक्यूलर डायनेमिक्स क्या होता है और किसी भी किसान को यानी कि पशुपालक को इसके बारे में ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। तो पशुपालक मित्रों, आजकल फील्ड में सबसे बड़ी चैलेंज ये रहती है कि जो हमारा पशु है उसमें कंसेप्शन फेलियर होता है, यानी कि नॉन प्रेगनेंसी। जो हमारा पशु है बार बार एआई करवाने पर भी गाभिन नहीं होता, ठीक से एआई करवाने पर और ठीक तरीके से न्यूट्रिशन देने पर भी जो हमारे पशु की स्ट्रेस साइकिल है वो ठीक से रेगुलेट नहीं होती है। तो ज़्यादातर फील्ड में ये पाया जाता है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में बहुत सारे हार्मोन्स अवेलेबल है, जैसे कि रिसेप्टाल है, कोरोलोन है। तो ज़्यादातर जो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स हैं और एआई टेक्नीशियंस हैं और वेटनरियंस हैं, उनको ये हार्मोन के बारे में पता ही रहता है। लेकिन क्या ये हार्मोन का इस्तेमाल करना सही है या फिर गलत है? हार्मोन का इस्तेमाल करना गलत है ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन बिना डिजीज़ का डायग्नोसिस किए, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है, रिप्रोडक्टिव क्या इश्यू है, इसको जाने बिना अगर हम हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर में हमारे पशु में ये जो रिप्रोडक्टिव साइक्लिसिटी है उसमें ज़रूर से चेंज होगा और ये हमेशा के लिए भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो कंसेप्शन फेलियर के क्या क्या रीज़न होते हैं? तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी गाय जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होती। जैसे कि एक है साइलेंट हिट। साइलेंट हिट यानी कि हमारा पशु कब हिट में आता है ये हमें पता ही नहीं चलता। मतलब साइकिल तो नॉर्मल होती है, रिप्रोडक्टिव जो ईस्टर साइकिल है, लेकिन हमारा पशु कोई हिट का साइन नहीं दिखाता। दूसरा है रिपीट ब्रीडिंग, यानी कि बार बार पशु का एआई फेल होना। नॉर्मल ईस्टर साइकिल होने के बावजूद भी वो फिर से रिपीट होता है। मिनरल डेफिशिएंसी भी हो सकती है इसका एक कारण, और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस भी एक उसका कारण हो सकता है। तो वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं कंसेप्शन फेलियर के, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है गलत टाइम पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होना। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसको किस समय करना है वो सबसे बड़ा एक कारण होता है जिससे कि हमारा पशु गाभिन नहीं होता है। तो इसे समझने के लिए पहले हमें एक नॉर्मल हमारा जो पशु का ईस्टर साइकिल होता है, अगर गाय की बात करें तो एवरेज 21 दिन का ईस्टर साइकिल होता है। ये ईस्टर साइकिल एक्चुअली में क्या होता है कि जो ओवरी होती है गाय की, उसके अंदर जो ओवम यानी कि जो स्त्री बीज होता है वो इस 21 दिन में डेवलप होता है। और इस 21 दिन के बाद जब वो पूर्ण तरीके से विकसित हो जाता है तब वो उसका रिलीज होता है, यानी कि ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, अगर इस साइकिल को हमने ठीक तरीके से समझ लिया तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो जनरली क्या होता है जब 21 दिन के बाद हमारा पशु हिट पे आता है, अगर हिट पे आने के समय को हमने अगर स्टार्टिंग में लिया है, यानी कि 0 आवर्स पे अगर हमारा पशु हिट में आता है, तो हम 12 से 16 घंटे के बाद उसका एआई करवाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं। उसके बाद हिट में जब हमारा पशु आता है उसके 30 घंटे बाद ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जो स्त्री बीज है वो ओवरी में से रिलीज होता है और हमने जो एआई किया है वो स्पर्म जनरली 24 घंटे तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जिंदा रहता है। तो जब भी ओव्यूलेशन होगा तो जो हमने बीजदान करके जो स्पर्म हमने यूट्रस में डाले हैं उन दोनों का मिलन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और कंसेप्शन होगा। तो इस तरीके से ये एक नॉर्मल साइकिल है और फील्ड में हम एआई करते हैं जिससे कि पशु गाभिन होता है। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर ये जो सही समय पे ओव्यूलेशन ना हो? जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जब हमारा पशु हिट में आता है इसके 30 घंटे बाद ओव्यूलेशन होता है। अगर क्या हुआ होगा अगर ओव्यूलेशन 30 घंटे बाद हुआ ही नहीं, इस कंडीशन को हम डिलेड ओव्यूलेशन बोलते हैं कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये जो ओव्यूलेशन है वो 30 घंटे बाद नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम लगा उसमें, तो भी कंसेप्शन नहीं होगा। क्या होगा अगर ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं? जैसे कि सिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक डिजीज है जिसमें ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, जो फॉलिकल्स डेवलप होती है ओवरी में वो
उसका ओव्यूलेशन ही नहीं होता तो वो फॉलिकुलर या फिर ल्यूटियल सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये डिफरेंट रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट करें? तो जनरली हम उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट करने से पहले हमें समझना होगा कि ये जो ओवम है, ये जो स्त्री बीज है, वो ओवरी के अंदर ये 21 दिनों में कैसे डेवलप होता है। तो चलिए पहले हम उससे समझते हैं। तो इसकी शुरुआत बहुत स्टार्टिंग में हो जाती है। वैसे तो ये जो फीमेल का जब अपने माँ के पेट में होता है तभी से जो oocyte oocyte यानी कि स्त्री बीज होता है उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और जब भी फीमेल काफ का बर्थ होता है तो जो उसकी ओवरी रहती है उसमें 1 से 1.5 लाख प्रिमोर्डियल फॉलिकल पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल क्या है? तो फॉलिकल क्या है पहले हम इसके बारे में जानेंगे। फॉलिकल एक स्ट्रक्चर है, एक राउंड स्ट्रक्चर है जिसके बीच में oocyte होता है। ठीक है, ये oocyte के आसपास सेल्स रहते हैं। ठीक है, ये सेल्स जो oocyte यानी कि हमारा जो स्त्री बीज है उसको डेवलप होने में मदद करता है। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये जो सेल्स के लेयर है वो भी बढ़ते जाएंगे और जो oocyte है उसका भी डेवलपमेंट होता रहेगा। लेकिन जन्म के समय ये जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल यानी कि सिर्फ एक ही सेल का लेयर रहेगा ओवम के आसपास। ठीक है, यही रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल जो जन्म के समय होता है, तो जैसे ही फीमेल का आपका बर्थ होता है ये जो सराउंडिंग जो सेल्स थे हमने जो देखे थे कि एक ही लेयर था, वो धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, और साथ ही जो ओवा है वो भी डेवलप होता है। पहले उसको ओगोनिया बोलते हैं, फिर उसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं, फिर सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रिमोर्डियल फॉलिकल वो उम्र के साथ साथ प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। ये प्राइमरी फॉलिकल फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर टर्शरी फॉलिकल बनती है। टर्शरी फॉलिकल मतलब ये इसको एंड्रॉन फॉलिकल भी बोलते हैं। एंड्रॉन फॉलिकल इसलिए बोलते हैं कि ये जो सेल्स है उसमें से एक फ्लूइड भी रिलीज होता है जिसकी वजह से ये एक वेसिकल की तरह हो जाती है। और जब ये एंड्रॉन फॉलिकल बन जाती है तो 3 घटनाएं होती है, 3 प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और डोमिनेंस। और इसके बाद में जाके ये जो फाइनल फॉर्म है जिसको प्री ओव्यूलेटरी या फिर ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं वो बनता है। ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो oocyte है वही रिलीज होगा जब हमारा पशु हिट में आता है। उसके बाद में जो ओव्यूलेशन होगा तब यही रचना होगी। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसके सेल्स है, इसमें से ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन ही हमें बाहर जो हमारा पशु हिट में आता है उसका जो कारण है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन है। तो इसके जो सेल्स है उसमें से ईस्ट्रोजन जो हार्मोन निकलता है उसी से हमारा पशु हिट में आता है और हिट में आने के 30 घंटे बाद ये जो ओवा है उसका रिलीज होता है। तो पिछली स्लाइड में हमने जो देखा वो एक्चुअली में जो ओवरी होती है कैटल की इसमें इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स है, ठीक है, वो प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स जो जन्म के समय पर फिक्स होती है 1 या फिर 1.5 लाख। ठीक है, उसमें से कुछ फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल बनती है, फिर यही प्राइमरी फॉलिकल फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनती है। इसका मतलब सेल्स के लेयर जो है आसपास वो बढ़ते जाते हैं और ओवम का भी डेवलपमेंट होता रहता है। ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर टर्शरी फॉलिकल बन जाते हैं जिसको एंड्रल फॉलिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर ये एट्रैक्टिक फॉलिकल है, मतलब सारी फॉलिकल जिंदा नहीं रहती, सिर्फ एक ही फॉलिकल, बहुत सारी फॉलिकल डेवलप होती है, इसमें से सिर्फ एक ही फॉलिकल डोमिनेंट बनती है। डोमिनेंट यानी कि जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, और ये ग्राफियन फॉलिकल फिर ओव्यूलेट होता है। ओव्यूलेट होने से ये जो ओवा है वो रिलीज होगा। ठीक है, उसी टाइम पे हम एआई करते हैं और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी होती है। तो जब ये डोमिनेंट फॉलिकल रप्चर हो जाती है उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। अगर ये ओवम जो रिलीज हुआ है वो स्पर्म के साथ अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो गया और प्रेगनेंसी हो गई तो उसको मेंटेन करने के लिए ये जो हमारी डोमिनेंट फॉलिकल थी जिसमें से ही कॉर्पस ल्यूटियम जो बना है उसमें से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा और वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, जैसे कि ये ओवम निकला फिर एआई किया लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 21 दिन के बाद ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिग्रेस हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। और फिर से ये जो साइकिल है प्राइमरी फॉलिकल में से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी में से टर्शियरी, टर्शियरी में से ग्राफियन फॉलिकल, ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती ये साइकिल हर 21 दिन में चलता रहता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जानते हैं
फॉलिकुलर वेव्स के बारे में। ये फॉलिकुलर वेव्स क्या है, ठीक है। तो जब हमारा पशु प्यूबर्टी में आता है, यानी कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब डेवलप हो जाते हैं, प्रॉपर वेट गेन कर लेता है, तब हमारा पशु प्यूबर्टी में आता है। जो सारे हार्मोन जरूरी होते हैं रिप्रोडक्टिव साइक्लिसिटी के लिए वो एक्टिव हो जाते हैं। तब क्या होता है, जो हमारी कैटल है या फिर बफेलो है, उसके ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम का एक स्ट्रक्चर रहता है। उसमें से एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन को बोलते हैं जीएनआरएच हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो एक ग्लैंड होती है ब्रेन के अंदर, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और उसमें से एक और हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जो एंट्रल फॉलिकल्स हमने जो पिछली स्लाइड में देखा, एंट्रल फॉलिकल्स उसके एक ग्रुप को रिक्रूट करता है, यानी कि सिलेक्ट करता है। कुछ 8 से लेकर 40 तक जो एंट्रल फॉलिकल्स है, जिसको हमने टर्शियरी फॉलिकल्स भी बोला था, उसको वो सिलेक्ट करता है। तो जो रिक्रूटमेंट फेज है उसमें क्या होता है, ये जो एंट्रल फॉलिकल्स है उसको कोहॉर्ट ग्रोथ भी बोलते हैं। मतलब ये एक ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स है, एंट्रल फॉलिकल्स। ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं, इसमें से ये जो फॉलिकल्स है जिसपे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसने एक्ट किया, तो ये कुछ 8 से 40 जो एंट्रल फॉलिकल्स है वो डेवलप होती है, ठीक है। उसका साइज 3 से 5 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इसके अंदर oocyte भी है, ठीक है, इसके अंदर oocyte है। और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ब्रेन से निकला है, उसके इन्फ्लुएंस में उनका ग्रोथ शुरू होता है, ठीक है। और इन सबका एक साथ ग्रोथ स्टार्टिंग होता है, इसको रिक्रूटमेंट फेज बोलते हैं। तो ये रिक्रूटेड जो फॉलिकल्स है, ठीक है, इसमें से फिर एक ही फॉलिकल का सिलेक्शन होता है। आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि बहुत सारी फॉलिकल्स का शुरुआत में रिक्रूटमेंट हुआ था। हमने बोला था कि 8 से 40 जो फॉलिकल है उसका ग्रोथ स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो रिग्रेस हो जाती है, यानी कि डेड हो जाती है, ठीक है। सिर्फ एक ही फॉलिकल सिलेक्ट होगा और उसका ही डेवलपमेंट होगा और आगे जाके वही ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड फेज है उसको सिलेक्शन फेज बोलते हैं, कि बहुत सारी जो फॉलिकल सिलेक्ट हुई थी उसमें से सिर्फ एक ही फॉलिकल है जो इसका ग्रोथ होगा। तो ये जो सिलेक्टेड फॉलिकल थी, ठीक है, तो 3 से 5 दिन के बाद वो डोमिनेंट फॉलिकल बन जाएगी, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी। उसका ग्रोथ होगा, जो सेल लेयर है वो भी बढ़ेगा, उसकी साइज भी बढ़ेगी और ये जो फॉलिकुलर फ्लूइड है वो भी बढ़ जाएगा। तो जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसको हम डोमिनेंट या फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे बोलेंगे, ठीक है। उस पे LH रिसेप्टर्स बनते हैं, ठीक है। इसके जो सेल्स है इसको ग्रेन्युलोसा सेल्स बोलते हैं। उस पे LH एक हार्मोन है, जैसे FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ब्रेन में से निकलता था, वैसे ही LH एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो भी ब्रेन से निकलेगा। उसका काम क्या है, ये जो डोमिनेंट फॉलिकल है उसको तोड़ना, ठीक है, ताकि अंदर से जो ये oocyte है वो बाहर निकल सके। तो जब भी वो डोमिनेंट फॉलिकल बन जाता है तो उस पर LH रिसेप्टर बनेंगे, ताकि ब्रेन में से ये जो LH आएगा वो उसके साथ बाइंड होगा और ये रप्चर होगा तो oocyte बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने पहले समझाया था कि ये जो हमारी फॉलिकल है, जो प्राइमरी में से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी में से टर्शियरी, टर्शियरी में से ग्राफियन फॉलिकल, और जब उसका ओव्यूलेशन होता है ये जो डोमिनेंट फॉलिकल, उसके बाद में वो CL बन जाता है। ये CL है, ठीक है, ये गाय की ओवरी है और ये CL है। CL का फुल फॉर्म है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में से एक हार्मोन निकलता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका फंक्शन क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन ये है कि उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, ठीक है। प्रेगनेंसी को मेंटेन कैसे करेगा, कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो रिलीज होगा वो बाकी सारी जो एक्टिविटी है, बाकी सारे हार्मोन है उसको, उसकी एक्टिविटी को वो रोक देगा, ठीक है। दूसरा काम है इसका प्रिवेंट ओव्यूलेशन ऑफ द डोमिनेंट फॉलिकल, ठीक है। ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस, एक बार वो चालू हो गया तो वो कंटिन्यूअस चालू ही रहता है। एनिमल अगर प्रेग्नेंट है फिर भी वो चालू ही रहता है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट एनिमल में भी अगर ये डोमिनेंट फॉलिकल बन गया तो इसमें से एस्ट्रोजन निकलेगा, और एस्ट्रोजन निकलेगा तो वो एनिमल हीट शो करेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि प्रेग्नेंट एनिमल अगर हीट शो करेगा तो हम फिर से उसका EI करवा सकते हैं और अबॉर्शन हो सकता है। तो जब भी एनिमल प्रेग्नेंट होता है तो ये CL वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये CL में से जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा वो जो ये डोमिनेंट फॉलिकल है उसको मार देगा, उसको रिग्रेस कर देगा, ठीक है। तो फॉलिकल डेवलपमेंट तो चालू ही रहेगा, लेकिन वो इतने लेवल तक नहीं होगा कि उसमें से बहुत सारा एस्ट्रोजन निकले, ठीक है। और अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो 21 दिन बाद टूट जाता है, ताकि फिर से साइकिल शुरू हो सके। तो अगर क्या होगा, हमने अगर प्रेगनेंसी में ऐसा कोई इंजेक्शन दे दिया, जैसे कि
क्लोप्रोस्टेनोल करके एक इंजेक्शन है, PGF2 अल्फा जो हार्मोन है उसको दे दिया, तो क्या होगा, ये सीएल रप्चर हो जाएगा। ठीक है, अगर सीएल रप्चर हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हट जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हट जाएगा तो क्या होगा, एनिमल एबॉर्ट हो जाएगा। तो सीएल प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए अति आवश्यक है और ओव्यूलेशन को रोकने में भी अति आवश्यक है। तो दोस्तों इतना समझने के बाद अब हम फॉलिकुलर वेव को समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ब्रेन से निकलता है उसके इन्फ्लुएंस में ये जो फॉलिकल्स है, कुछ फॉलिकल्स है, उसका रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट होने के बाद उसका ग्रोथ होता है। ठीक है, लेकिन सारी फॉलिकल्स का ग्रोथ नहीं हो पाता, ज़्यादातर फॉलिकल्स है वो मर जाती है। ठीक है, एट्राटिक हो जाती है। तो उसके बाद एक ही फॉलिकल है जिसका सिलेक्शन होता है, उस फॉलिकल का ही ग्रोथ होगा और वही फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल बनेगी। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अगर ओवरी पे उस समय सीएल प्रेजेंट है, ठीक है, सीएल यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रीवियस डोमिनेंट फॉलिकल में से बना होगा, अगर वो प्रेजेंट है तो ये डोमिनेंट फॉलिकल क्या होगा, रिग्रेस हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होने पर क्या होगा, फिर से जो साइकिल है फॉलिकुलर वेव वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैटल में एक ईस्टर साइकिल में, यानी कि 21 दिन का जो ईस्टर साइकिल है उसमें 2 से 3 बार ये प्रोसेस होती है। ठीक है, किसी किसी कैटल में वो 2 बार होता है जिसको 2 वेव फॉलिकुलर पैटर्न बोलते हैं, किसी किसी कैटल में वो 3 बार होता था, 3 वेव फॉलिकुलर पैटर्न बोलते हैं। तो जब तक ओवरी पे सीएल रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, अब जैसे ही PGF2 अल्फा अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मली ईस्टर साइकिल के 15 या 16वें दिन पे PGF2 अल्फा करके एक हार्मोन आएगा, वो सीएल को रप्चर करेगा, उसको ल्यूटेलाइसिस बोलते हैं। और जैसे ही सीएल रप्चर होगा, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल डाउन होगा, तो ये जो सिलेक्टेड फॉलिकल है वो अभी डोमिनेंट फॉलिकल बनेगी और उसका ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, तो अगर सीएल प्रेजेंट नहीं है तो डोमिनेंट फॉलिकल में से ओव्यूलेशन होगा, अगर सीएल प्रेजेंट है तो डोमिनेंट फॉलिकल एट्रैक्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो फॉलिकुलर वेव्स के बारे में और कैसे सीएल काम करता है इसके बारे में आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा। तो ये एक वैसे एक जटिल प्रक्रिया है, इसे समझने के लिए मुझे पता है कि आपको 2 से 3 बार ये वीडियो को रिपीट करके देखना होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारा अगला टॉपिक होगा ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन, और जो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव जो डिसऑर्डर्स है उसके ट्रीटमेंट में ये बेसिक है कि कैसे सीएल वर्क करता है, कैसे फॉलिकुलर साइकिल काम करती है। अगर ये वीडियो आपने ठीक से समझ लिया तो उसके बाद में जो टॉपिक आएंगे जैसे कि ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन है, या फिर कैसे सिस्टिक ओवरी का ट्रीटमेंट होता है, डिलेड ओव्यूलेशन का ट्रीटमेंट होता है, उसको समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। थोड़ा डीपली टॉपिक है तो आप ध्यान से उसको 2 से 3 बार देखिए, मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके सारे आंसर दूंगा। तो ये मेरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।